हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम सुपरवाइजर से रिलेटेड अधिनियम को देखने वाले हैं, जिसपे सबसे पहला अधिनियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या है, कैसा है, क्यों लाया गया है, इसमें कौन कौन से, देखिए एकदम आसान शब्दों में समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको वो जो एक्ट में जो भी जितने भी आप एक्ट पढ़ेंगे उसमें जो धाराएं हैं, जैसे 21 धारा है, तो उस 21 धाराओं में क्या क्या लिखा गया है वो मैं उसी के लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक्ट में जो लिखा हुआ है अगर आप उस शब्दों को समझना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ, उस चीजों को आप समझिए। इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है, इसके पीडीएफ बनाया हूं, मैं खुद बनाया हूं, इसको आपको भेज दूंगा वो आप। और याद रखिए, एक्ट वाले जो अधिनियम है जो आप पढ़ते हैं उससे पूरा अलग है, उसके शब्दों से अलग है। ये कहने का मतलब ये है शब्दों से अलग है। तो चलिए देखते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम क्या है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाल विवाह आखिर है क्या। मैं अभी जनरली आपको अभी व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूं कि आखिर समझते हैं कि बाल विवाह है क्या। बाल विवाह है क्या मतलब ऐसा विवाह जहां पर लड़कियों की शादी, अगर मान लेते हैं लड़कों की शादी, वर्तमान की बात कर रहा हूं, अगर लड़कों की शादी या बालकों की शादी अगर 21 साल से 21 साल व लड़कियों की शादी, बालिकाओं की शादी अगर 18 साल से कम में हो, से कम में हो तो उसे क्या बोलोगे आप? बाल विवाह बोलेंगे। समझ रहे हैं? तो याद क्या रखना है आपको कि 21 साल की शादी और 18 साल, मतलब 21 लड़कों की उम्र क्या होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए, और लड़कियों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए, तब वो बाल विवाह आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर 21 से कम है और 18 से कम है, लड़कों की अगर आयु 21 से कम है और लड़कियों की 18 से कम है, तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा, अगर ऐसा प्रकार का कोई विवाह अगर हो रहा है तो। ठीक है, तो इसकी कहानी को भी समझते हैं। देखिए, बाल विवाह को रोकने के पीछे का कई उद्देश्य है। अगर बच्चियां बोल सकते हैं, जो लड़के हैं या जो किशोर है, बालक है, बालिका है, अगर बचपन में इनकी अगर शादी करा देते हैं तो ना ये मानसिक रूप से इनका विकास हुआ रहता, ये समाज के साथ साथ इनके शरीर पर भी, इनकी शारीरिक मानसिक बोल सकते हैं स्थिति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ समाज पर, परिवार पे, सबके पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इवन हमारे अर्थव्यवस्था को भी, भारत की अर्थव्यवस्था को भी इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बाल विवाह के अंतर्गत। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर आप इसकी कहानी को देखेंगे तो याद रखिए, सबसे पहले हम बात करें तो 1929 में सबसे पहले बाल विवाह को रोकने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम है शारदा एक्ट या शारदा कानून। याद रखिएगा, कब आया? 1929 में आया। क्यों लाया गया था? बाल विवाह को रोकने के लिए। बाल विवाह को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया 1929 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आ चुका है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह को रोकने से। ठीक है, बाल विवाह रोकने के लिए लाया गया था 1929 में, और ये अधिनियमित, याद रखिएगा, ये आया था 1928 में, ये 1928 आया था, और 1929 में सबसे पहले, याद रखिएगा, 1929 में यही बनकर आया बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया? ये 1929 में। ठीक है, शारदा एक्ट 1928 में आया था, याद रखिएगा, सॉरी मैं 1929 बोला था, और 1929 में ही याद रखिए एक्ट बनकर आया जिसका नाम क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम। और इसी में ही, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसी में लड़के और लड़कियों की आयु को यहां पर फिक्स कर दिया गया था, और इसी में यह बोला गया था कि लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 14 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और लड़कों की होनी चाहिए लगभग 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जो आप वर्तमान में 18 और 21 पढ़ते हैं, जब 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था तब क्या था? लड़कियों की एज होनी चाहिए 14 कम से कम, और लड़कों की होनी चाहिए 18। आ रहा है समझ में? आगे इसी में बदलाव किया गया, और बदलाव करते हुए देखिए, इसी में समझा रहा हूं, 1949 में याद रखिए इसमें संशोधन किया गया। 1949 में एज में संशोधन किया गया, और यह कहा गया कि अब लड़कियों की जो एज है
और लड़कों की एज है, इसमें याद रखिएगा कुछ सुधार कर दिया गया, मिनिमम शादी की एज। तो जो लड़कियों की शादी की एज थी उसमें सुधार करके 15 वर्ष कर दिया गया और लड़कों का कर दिया गया 21 वर्ष। 1949 याद रखिएगा, आजादी के बाद पहली बार इसमें संशोधन किया गया और लड़कियों की एज कर दी गई 15 वर्ष मिनिमम, याद रखिए मिनिमम की बात कर रहा हूं, और लड़कों की एज कर दी गई 21 वर्ष। आ रहा समझ में। और फिर से यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां ऐसे फिर से याद रखिएगा 1978 में 1978 में फिर से एक बार एज में याद रखिए संशोधन किया गया और 1978 में यहां पर लाया गया लड़कियों की एज, यहीं पर आया 1978 में सबसे पहले 18 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़कों की एज को यहां पर 21 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। याद रखिएगा, तो जो आप वर्तमान में पढ़ते हैं 18 वर्ष और 21 वर्ष वो 1978 में ही आ चुका था। क्लियर है। तो फिर उसके बाद ये सभी चीज तो चली रही थी 18 वर्ष और 21 वर्ष। तो फिर 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तक 1929 का जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम ही चल रहा था, इसमें तो केवल एज में ही संशोधन किया जा रहा था। अभी तक जो चल रहा था वो 1929 के जो अधिनियम है वही नियम कानून लागू थे 2006 तक। तो इसमें अधिनियम के आने के बाद भी बाल विवाह में कमी नहीं हो रही थी। कमी कुछ तो हो रही थी लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। याद रखिएगा, राजस्थान देश का एक मतलब सबसे ज्यादा बाल विवाह करने वाला राज्य है, जिसमें से लगभग 68%, याद रखिएगा लगभग 68% लड़कियों का बाल विवाह किया जाता है। अभी भी राजस्थान की बात है। तो ये गंभीर स्थिति उस समय भी बनी थी, उस समय तो और ज्यादा थी। तो इसी में ही संशोधन करते हुए इसी का नया रूप, इसी का याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसी का नया रूप लाया गया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम का नया रूप लाया गया और उसको क्या बोला गया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। इसी को क्या बोला गया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। और यह कब लाया गया था? यह लाया गया था 2006 में। याद रखिए, अगर मैं बात करूं लाया गया था, तो लाया गया से यह मतलब नहीं है कि उसी दिन वो लागू हुआ है। समझ रहे हैं? लागू होने का डेट अलग होता है, अधिनियमित करने का डेट अलग होता है और लाने का डेट अलग होता है। तीनों में अंतर मैं आपको बता रहा हूं। यह समझ में आया होगा। तो अगला देखते हैं। देखिए ठीक, देखिए अगला देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ये कब आया था, तो कुछ डाटा बेसिक समझ लीजिए। देखिए यूनिसेफ के अनुसार, उससे पहले आप समझ लीजिए यूनिसेफ के अनुसार, जैसे आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं कि लड़कियों की एज 18 होनी चाहिए मिनिमम, लड़कों की कितनी होनी चाहिए? 21। अगर उससे कम में अगर उनका विवाह हो रहा है, किसी एक का भी अगर एज कम है तो उसको आप बाल विवाह के अंतर्गत मानेंगे। लेकिन यूनिसेफ के अनुसार दूसरा है। यूनिसेफ के अनुसार अगर लड़के व लड़कियों दोनों की आयु 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है। याद रखिएगा यूनिसेफ जो है वो दोनों का एज 18 वर्ष से कम मानता है। तो इनको ये क्या बोलेंगे? यूनिसेफ के अनुसार इनको कहा जाएगा बाल विवाह कहा जाएगा। और अगर इस प्रकार का अगर आप विवाह करते हैं तो इसको यूनिसेफ मानवाधिकार का, एक सेकेंड, मानवाधिकार का उल्लंघन मानेगा। समझ रहे हैं? अगर देखिए भारत में है तो आपको पता है 18 और 21, लेकिन यूनिसेफ जो है दोनों की एज अगर 18 है तो उसको क्या मानता है? वो बाल विवाह मानता है। और इसी यूनिसेफ के अनुसार याद रखिएगा, डाटा आपको कई बार पूछा जा सकता है। इसी यूनिसेफ के अनुसार बोल रहा हूं, भारत में वर्तमान की बात करें, भारत में लगभग 40% अभी भी क्या होता है? बाल विवाह होता है। कितना? अभी भी यूनिसेफ के अनुसार याद रखेगा कितना परसेंट? 40% अभी भी बाल विवाह है। और भारत जो है, भारत बाल विवाह के क्षेत्र में बोल सकता हूं, भारत जो है विश्व में बाल विवाह करने में इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह के केस में दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है भारत।
इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखे। और भारत में सर्वाधिक कहां पर होगा, कौन से राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक किस राज्य में बाल विवाह होता है? तो याद रखेगा वो है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होगा, लगभग 68% लड़कियों का बाल विवाह होता है, 67 से 68% लड़कियों का। याद रखिएगा, लड़कियां लिख लीजिएंगे यहाँ पर, बालिकाओं का क्या होता है यहाँ पर? बाल विवाह किया जाता है। क्लियर है? तो कुछ ये डेटा आपको याद रखना है। देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हम इसमें वाद विवाद जितने भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस जितना गया होगा उसका एक अलग वीडियो बनाकर लाऊंगा। जैसे दहेज के लिए, ठीक है, टोन्ही प्रथा के लिए, जैसे बाल विवाह के लिए, बाल संरक्षण अधिनियम के लिए, जितने भी अधिनियम आप देखें, अभी लेबर इंस्पेक्टर वाले में वाद को पूछा गया था। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस जो भी, जिसके भी सुप्रीम बोल सकते हैं आप, केंद्र सरकार वर्सेस जो जिसके खिलाफ भी अगर वाद हुआ होगा, उस वाद को 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये समझ आया होगा तो बताइए। ठीक, अब आप समझते हैं, उसको समझते हैं कि आखिर अधिनियमित और इन सब का मतलब होता क्या है। देखिए, सबसे पहले 2006 की बात करें तो 2006 में क्या आया था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ये कब आया? 2006 में आया, याद रखिएगा। ये आया था 2006 में आया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। और इसको याद रखिए, मैं क्या बता रहा हूं, आया कब? ये सरकार के द्वारा लाया कब? 2006 में लाया गया। लेकिन अधिनियमित कब हुआ ये? अब अधिनियमित मतलब क्या होता है समझिएगा। अधिनियमित, या फिर इसको आप बोल सकते हो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? इसमें राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर कब हुआ? तो ये भी आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था 10 जनवरी 2007 को। कब हुआ? 10 जनवरी 2007 को हुआ। ठीक, अभी भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद जो एक्ट है वो लागू नहीं होता। जो भी चीज बोल रहा हूं मैं, केवल राष्ट्रपति के साइन होने के बाद, जैसे दोनों सदन से पास हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति का या राज्य में राज्यपाल का साइन हो जाने से वो नियम जो है, जो एक्ट है, वो लागू नहीं होता जब तक उसको राजपत्र में प्रकाशित ना कर दिया जाए। तो यहां पर लागू कब हुआ, और लागू मतलब राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं लागू कब हुआ? तो याद रखिए, ये लागू हुआ है 1 नवंबर 2007 को। समझ रहे हैं? 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ पूरे भारत में। कहां पर लागू हुआ था? पूरे भारत में लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। लेकिन समझिएगा, राज्यों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपने हिसाब से देख के इस अधिनियम को लागू करे। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? राज्यों को यह अधिकार दिया गया था, ये इसके हिसाब से अधिनियमित लागू करे, और इसके लिए बाल विवाह निरोधक अधिकारी या प्रतिषेध अधिकारी की क्या करे? नियुक्ति करे। यह राज्यों को अधिकार दिया गया था। क्लियर? बाद में देखेंगे। तो अभी याद रखिएगा, पूरे भारत में लागू था 1 नवंबर 2007 से। उस समय जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून था। 2019 से पहले हम देखते हैं, जब जम्मू कश्मीर के लिए अलग आर्टिकल 370 को जब हटाया गया, उस समय बहुत सारे जो अधिनियम है वहां पर लागू नहीं होते थे, जो शेष भारत में हो रहे वहां पर। तो ये उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। और याद रखिएगा, 2007 की बात कर रहा हूं, 2007 में ये जम्मू एंड कश्मीर और पांडिचेरी, जिसको आप वर्तमान में पुदुचेरी बोलते हैं, ये पुदुचेरी में लागू नहीं था। याद रखिएगा, ये वहां पर लागू नहीं था। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में यह अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये कहां पर लागू नहीं है? क्योंकि लागू तो पूरे भारत में, तो उसको तो पढ़ेंगे नहीं, लागू नहीं है। क्योंकि यहां पर 2019 में आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में वो लगभग सभी अधिनियम लागू हो गए जो शेष भारत में लागू है। इसीलिए वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। कौन सा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। केवल पांडिचेरी लिख रहा हूं, पांडिचेरी पुदुचेरी यहां लागू नहीं है बस, क्योंकि यहां पर फ्रांसीसी कानून लागू है। आपको भी पता होगा, फ्रांस के कब्जे में था पांडिचेरी, तो वहां की संस्कृति को, वहां की सभ्यता को बचाए रखने के लिए आज भी
पांडिचेरी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी याद रखिएगा ये फ्रांसीसी कानून के अनुसार यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो लोकल जो बोल सकते हैं नियम है या लोकल जो कानून है वो वहां पर लागू नहीं है पांडिचेरी में। क्लियर है? तो वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है बोला जाए तो पांडिचेरी में नहीं है। क्लियर, याद रखेगा। पांडिचेरी वैसे भी आपको मैं बताया था 4 अलग अलग स्थानों पर है पांडिचेरी। ठीक है, ये आता है आपका मान लीजिए केरल है, ये है तमिलनाडु और ये क्या है आंध्र प्रदेश है। ठीक, आंध्र प्रदेश में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, 2 तमिलनाडु में है, एक है केरल में है। समझ रहे? यमन, माहे, कराईकल और पांडिचेरी। ये है यमन, ये है पांडिचेरी, ये है कराईकल और ये है माहे। ये आपको मैं बता चुका हूं पूरा। ये इन चारों को 3 अलग अलग राज्यों में है और इन चारों को मिलाकर पांडिचेरी कहा जाता है। ठीक, मेरे भूगोल वाले चैप्टर में आप देख सकते हो, उसमें मैं पूरा बताया हूं पांडिचेरी के बारे में। ठीक है, चले। ये तो रहा कि कहां कहां पर लागू है, क्या है। समझ रहे हो? बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसी के लिए, इसको लागू करने के लिए, इसमें जागरूकता फैलाने के लिए, इस बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और उस अधिकारी को कहा जाता है, उस अधिकारी को क्या बोलोगे आप? अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एकदम रटना नहीं है इस चीज को। उस अधिकारी को आप क्या बोलोगे? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, याद रखेगा इसको रोकने के लिए। और इसी के बारे में, इस जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़ रहे हैं उसी की धारा 17 में इसी को बोला गया है लोक सेवक। लोक सेवक अर्थात पब्लिक सर्वेंट बोला गया है। ठीक, लोगों की सेवा करने के लिए लोगों की जो सेवा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। तो धारा 17 में ही इसी को रोकने के लिए जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई है, राज्य सरकार, याद रखिएगा राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। तो जो राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करते हैं इस बाल विवाह को रोकने के लिए, तो उसी को क्या कहा जाता है? लोक सेवक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट इससे बनेगा कि लोक सेवक कौन से धारा में कहा गया, तो धारा 17। अभी हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं। ये तो रहा पूरा कंप्लीट। बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। याद रखिए, एक बार और रिवीजन आपको करवा देता हूं मैं। देखिएगा शुरुआत वाला। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बाल विवाह भारत की अगर बात करें तो 21 वर्ष से कम और 18 वर्ष से कम अगर लड़कियों किए जाए तो उसको क्या बोलोगे आप? बाल विवाह बोलोगे। सबसे पहले 1928 में शारदा एक्ट आया था जो बाल विवाह को रोकने के लिए आया है। 1929 में ही अधिनियम बन गया बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1900, और इसमें लड़कियों की एज 14 वर्ष से कम मानी गई और लड़कों की एज 18 वर्ष से कम। अगर ऐसे स्थिति में शादी होती है तो बाल विवाह माना जाएगा। 1949 में इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद 1978 में संशोधन किया गया, याद रखिएगा। और 78 में संशोधन करने के बाद 2006 में वापस से बाल विवाह निरोधक अधिनियम को की कॉन्सेप्ट को बदलकर, यहाँ पे क्योंकि अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, उसको बदलकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू हो गया। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। ये 2029, याद रखिए इसका डेट आप याद रख सकते हैं 28 सितंबर 2029 को आया था आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ठीक, अब हम इसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। देखिए अब समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए धारा इसमें याद रखिएगा, टोटल अगर हम बात करें इस अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं हैं, तो टोटल याद रखिए 21 धाराएं हैं इस अधिनियम में। टोटल कितनी धारा है? टोटल है आपके 21 धारा है इसके अंतर्गत आते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत। तो 21 के अंतर्गत जो भी आप अधिनियम पढ़ेंगे उसकी पहली धारा रहती है कि यह अधिनियम का नाम क्या है, ये कहां कहां पर लागू है, इन सभी चीजों को पहले अधिनियम में पहली धारा में बताया जाता है। और दूसरी धाराओं में जो भी मुख्य पॉइंट है उसकी परिभाषाओं को बताया जाता है। ये हर अधिनियम का नियम है। ठीक है, याद रखिए हर अधिनियम का नियम है ये कि धारा 1 में कहां लागू है उसको बताया जाता है, इसका नाम क्या है, और धारा 2 में परिभाषा। तो देखिए अभी मैं आपको बताया हूं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कहां लागू है। पहली बात, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम बाल विवाह अधिनियम, याद रखिएगा प्रतिषेध अधिनियम, कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरा, विस्तार कहां पर है? मैं अभी बताया पूरे भारत में इसका विस्तार है।
वर्तमान में पांडिचेरी को छोड़कर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को छोड़कर पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। और उसके अलावा ऐसा नहीं कि आप केवल ये भारत की सीमा में रह रहे हो, ऐसे भारत की सीमा में रह रहे हो तो वहीं पर के लोग जहां भारत में रह रहे हैं उन्हीं के लिए लागू होगा। अगर आप बाहर विदेश में भी रह रहे हो तो ऐसा नहीं कि विदेश में रहते हुए आप अपने बच्चों की शादी करवा दे, मतलब 21 और 18 वर्ष से कम में, तो बाल विवाह नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप भारतीय नागरिक है तो आप दुनिया के किसी भी जगह पर रह रहे हो और अगर आपके बच्चे की शादी या किसी ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जो 18 या 21 वर्ष से कम में हो रहे हैं उनको बाल विवाह माना जाएगा। केवल आप बशर्ते भारतीय नागरिक होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी यह लागू होगा। क्लियर है। तीसरा, यह उस तारीख से लागू माना जाएगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करता है। देखिए अभी बताया था केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में, तो अभी बताया राजपत्र में जब वो छप जाता है तभी वो लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के साइन से जब होता है या अधिनियमित, राष्ट्रपति का साइन होता है उसको अधिनियमित बोलते हैं, उससे लागू नहीं होता। जब ये याद रखिएगा राजपत्र में प्रकाशित होता है तभी इसको माना जाता है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो कब हुआ ये? 1 नवंबर 2007 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ, मतलब इसी दिन ये लागू हुआ। उसके बाद अगर हम देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग राज्य के लिए ये देखिए यह है अलग अलग राज्य के लिए क्या है, अलग अलग लागू है। मैं बताया था अलग अलग राज्यों के लिए यह तिथि अलग अलग हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसे 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया। अलग अलग राज्य के लिए इस अधिनियम में यह बोला गया था कि अलग अलग राज्य इसको अपने हिसाब से अलग अलग लागू कर सकती है और इसको रोकने के लिए राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन यथाशीघ्र करे। समझ रहे हैं, यथाशीघ्र किया जाए, ये इसमें कहा गया है आपके धारा 1 में। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें धारा 2 में इसकी परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए बाल विवाह अधिनियम में मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं समझिएगा, मुख्य रूप से कौन कौन से पात्र होते हैं इसको समझिए। तो सबसे पहले बालक, याद रखिएगा बालक और बालिका होंगे। दूसरे यहां पर कौन होंगे? दूसरे होंगे यहां बाल विवाह। भाई बालक और बालिकाओं का ही क्या हो रहा है? बाल विवाह हो रहा है। देखिएगा ऐसे समझिएगा परिभाषाओं में कौन कौन होंगे। बालक, याद रखिएगा इस अधिनियम के तहत बालक का मतलब बालक और बालिका दोनों होता है, ठीक है। तो बालक क्या करेंगे? बालक और बालिका ही क्या करेंगे? इस अंतर्गत बाल विवाह करेंगे। तो बाल विवाह के बारे में भी परिभाषा बताई गई कि बाल विवाह है क्या, और बाल विवाह होने के बाद इसको रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त होंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आप कहीं पे दाखिल करते हैं, याचिका दाखिल करते हैं, तो कहां पर किया जाएगा? न्यायालय में। तो यहाँ पर चौथा बताया गया है जिला न्यायालय को। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 पात्र ही तो हैं। पहले बालक बालिका क्या करेंगे? विवाह करेंगे, बाल विवाह हो जाएगा। उसके बाद इसको रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उसकी परिभाषा हो गई। और उसके बाद आपको जिला न्यायालय में जाकर उसको केस करना पड़ेगा, या जो भी आप उसमें केस कर रहे हैं वो जिला न्यायालय में करना पड़ेगा। तो जिला न्यायालय कौन है, क्या इसके बारे में बताया गया? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से 4 ही पात्र हैं इसमें, इसीलिए 4 के बारे में इसमें बताया गया है। इस डेफिनेशन में समझिएगा। परिभाषाएं अगर आप देखेंगे तो बालक की परिभाषा क्या है अभी आप बताएं। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लड़कियां जिसकी एज 18 साल से कम है और ऐसे लड़के जिसकी एज 21 साल से कम है वो बालक माने जाएंगे। देखिए बालक का कॉन्सेप्ट हर में अलग अलग है। अगर आप श्रम की बात करेंगे वहां पर बालक का कॉन्सेप्ट है 18 वर्ष या 14 वर्ष बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां पर अलग है। कहने का मतलब हर अधिनियम में ये नहीं है कि सिर्फ हर अधिनियम में बालक के एज है वो फिक्स रहे। हर अधिनियम में उद्देश्य बोल सकते हैं उनके कार्य के अनुसार क्या कर दिया गया है, बालक के एज को कम या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो इस बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत बालक अर्थात लड़के का, याद रखिएगा पुरुष की एज कितनी होती चाहिए? 18 वर्ष से कम। और अगर स्त्री की आयु अगर लड़के की 21 वर्ष से कम और लड़के की अगर 18 वर्ष ना हो अर्थात पूरी ना की हो तो उसको क्या माना जाएगा? बालक माना जाएगा। तो यहाँ पर बालक मतलब स्त्री और पुरुष, बालक और बालिका दोनों है, याद रखिए। दूसरा बाल विवाह वही है। अगर ऐसे में बालक में अगर किसी दोनों अगर नाबालिग है तो विवाह हो जाए तो बाल विवाह होगा। अगर दोनों में से कोई एक अगर नाबालिग है या बालक है तो क्या याद रखिएगा वो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। इसके तात्पर्य यह है ऐसे विवाह से है जिसमें बंधने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक
अगर लड़का हो तो या लड़की हो तो, कोई एक या दोनों, अगर बालक हो, बालक मतलब वो 21 साल और 18 साल की एज को पूरी नहीं की हो तो क्या कहलाएंगे, वो बाल विवाह कहलाएगा। क्लियर। तीसरा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, अभी आपको बताया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को परिभाषित किया गया है किसमें, आपके धारा 2 में। क्लियर है। धारा 2 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को परिभाषित किया गया है। राज्य सरकार इस बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगा और इसी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 17 में, इस अधिनियम की धारा 17 में लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। लिख लीजिएगा, ठीक है। चौथा, जिला न्यायालय, इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक। इसको मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ जिला न्यायालय के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जिला न्यायालय के बारे में आप समझिएगा। इसके लिए जिला न्यायालय कौन सा होगा, इस अधिनियम के लिए जिला न्यायालय कौन सा होगा। अगर आपके घर में या मान लीजिए किसी को भी कहीं शिकायत करनी है कि कहां पर बाल विवाह हुआ है, तो उस स्थिति में वो कहां पर करेगा, जिला न्यायालय। तो इस स्थिति में जिला न्यायालय से तात्पर्य है पारिवारिक न्यायालय, आप जिसको आप कुटुंब न्यायालय बोलते हैं। तो जिला न्यायालय से तात्पर्य क्या है, जिला न्यायालय से तात्पर्य है कुटुंब, या इसी को आप बोलते हैं पारिवारिक न्यायालय। समझ रहे हैं। तो कुटुंब को ही पारिवारिक न्यायालय कहा जाता है, कोई अलग से नहीं है वो। तो जिला न्यायालय से, इस अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय से तात्पर्य क्या है, कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय। मतलब आप इसके लिए केस करेंगे तो या तो कुटुंब न्यायालय में, मतलब सॉरी कुटुंब, या फिर आप पारिवारिक न्यायालय में करोगे, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ऐसा क्षेत्र जहां पर कुटुंब या परिवार न्यायालय का अस्तित्व ही नहीं है, तो वहां पर, तो ऐसी स्थिति में जिला न्यायालय का तात्पर्य हो जाता है ऐसा ही स्थान जहां पर कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय नहीं है, ऐसे स्थानों पर प्रधान सिविल न्यायालय, प्रधान सिविल न्यायालय, याद रखिएगा। ऐसे में आप प्रधान सिविल न्यायालय में जाकर आप याचिका दायर करेंगे या आप वहां पर जाकर केस करेंगे। समझ रहे हैं। तो जिला न्यायालय, इस अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय से तात्पर्य कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय से है। परंतु ऐसे स्थान जहां पर कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, वहां पर आरंभिक अधिकारिता रखने वाले, प्रारंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय को ही जिला न्यायालय माना जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। देखिए यही लिखा हुआ है, जिला न्यायालय से तात्पर्य कुटुंब या परिवार न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय से है। किंतु जहां पारिवारिक न्यायालय विद्यमान नहीं है, वहां आरंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय को ही जिला न्यायालय माना जाएगा। क्लियर है, ये अच्छे से क्लियर होगा तो बताइए। देखिए इतना ही है इसकी परिभाषा के अंतर्गत, बाकी इसमें कोई परिभाषा आपको अच्छे से समझना नहीं है। मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं, उतना डिटेल जो आपकी बुक में है वैसा नहीं बता रहा हूँ। ऐसा बताएंगे ना जो आपके अधिनियम में है वैसा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अधिनियम के अनुसार चलेंगे तो कुछ भी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं धारा 3। देखिए धारा 3 क्या है। धारा 3 ये बोलते हैं कि बाल विवाह के बंधन में आने वाले पक्षकार जो बालक है के विकल्प पर शून्य करणी होगा। नहीं समझ आया होगा, समझिएगा। ठीक, देखिए इसका मतलब क्या है। अगर देखिए अधिनियम कब लागू हुआ है, 1 नवंबर 2007। आया कब है ये, 2006 में आया है। तो इससे पहले याद रखिएगा, ये अधिनियम से आने से पहले, अधिनियम के आने के पूर्व अगर किसी का बाल विवाह हुआ है तो बाल विवाह हुआ है वो भी क्या मान लिया जाएगा, उसको भी शून्य माना जाएगा। अर्थात अब वो बाल विवाह को रद्द कर दिया जाएगा। आप अधिकतर अधिनियम में ये देखते होंगे कि अधिनियम आने से पूर्व अगर जो भी चीजें हुई होंगी उसको फिर यथा वैसी बनाए रखते हैं, अधिनियम के बाद ही वो चीजें लागू होती है। लेकिन इस कंडीशन में दूसरा, इस अधिनियम से आने से पूर्व भी अगर किसी भी प्रकार का अगर मतलब किसी का भी अगर बाल विवाह हुआ है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब वही है। लेकिन अब आप समझिएगा, अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए, एक एग्जांपल की बात है, मान लीजिए लड़के की एज होगी 17, लड़की की एज होगी मान लीजिए 17 साल और लड़के की एज मान लीजिए होगी 20 साल, मान लो 20 साल, समझना 20 साल होगी लड़के की एज होगी, ठीक है। अब ये अधिनियम आने से पहले पता चले 2005 में इनकी शादी हो गई, 2005 में इनकी शादी हो गई है। अब ये अधिनियम 2006 के बाद आया है। अब ये क्या हो गए, बालिग हो गए। अब ये मान लीजिए 2 साल में क्या हो गए, 1.5 साल में हो गए, ये 18 साल से ज्यादा की हो गई, और ये कितनी हो गया, ये 21 साल से ज्यादा का हो गया। अधिनियम आने के बाद ये बालिग हो गए।
तो ये जाकर, याद रखिएगा, खुद जिला न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। अगर ये अधिनियम आने के बाद अगर ऐसे बालक जिनका, याद रखिएगा, बाल विवाह हुआ है, अधिनियम आने के बाद अगर ये वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्क हो जाने के बाद ये स्वयं जाकर, दोनों में से कोई एक स्वयं जाकर, या तो दोनों जा सकते हैं जिला न्यायालय में। कहां बोल रहा हूं मैं? जिला न्यायालय में। और जिला न्यायालय से तात्पर्य क्या था? कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय। और जहां पर वो नहीं है, वो वहां पर होगा प्रधान सिविल न्यायालय। वहां पर जाकर वो क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर बात आती है कि अगर मान लीजिए शादी, जो वयस्क हुए 2 साल, अभी कितने हुए? 1 साल हुए वयस्क हुए, मान लीजिए 2 साल हो गया है वयस्क हुए, पता चले 2009 में जाकर केस करेंगे, बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। कम से कम वयस्क होने के 2 साल के भीतर ही जाकर वो केस कर सकते हैं। इस अधिनियम के आने के बाद उनको 2 साल, याद रखिएगा, 2 साल वयस्क हो जाना चाहिए। आया 17 साल में थे, वयस्क कब होगी? 18 साल में होगी लड़की। लड़का कब होगा? 21 साल में। और ये जाकर, याद रखिएगा, ऐसा वयस्क होंगे 23 साल तक, तो 23 साल बस में जाकर केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 24-25 साल में जब भी जाके केस कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर लड़का वयस्क हो गया है तो खुद जाकर केस कर सकता है या लड़की कर सकती है। लेकिन अगर लड़के या लड़की की एज मान लो 14-15 साल में दोनों की शादी हो गई और ये अधिनियम आ गया, अभी तो ये अवयस्क है, अभी तो बालक ही हैं दोनों के दोनों, तब केस कौन करेगा? उसी स्थिति में, याद रखिएगा, इस स्थिति में या तो संरक्षक केस कर सकते हैं। समझिए, कौन केस करेंगे? या तो संरक्षक केस कर सकते हैं। देखिएगा, संरक्षक किसको बोलेंगे? माता पिता। संरक्षक मतलब कौन होगा? माता पिता। ऐसे स्थिति में जब अधिनियम के लागू होने के बाद भी यह बालक है, बालक बालिका है, उस स्थिति में संरक्षक जाके केस कहां पर? जिला न्यायालय में केस कर सकते हैं। या न्याय मित्र। न्याय मित्र का मतलब क्या होता है? कोई वकील के माध्यम से। या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, वही बताया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिसको धारा 2 में परिभाषित किया गया है। तो ये क्या कर सकते हैं? इनके एवज में जाके दाखिल कर सकते हैं। कहा? जिला न्यायालय में। क्लियर है? आ रहा समझ में? देखो ये लिखा है, इसके अंतर्गत बाल विवाह चाहे अधिनियम के पूर्व हुआ हो या पश्चात, विवाह के बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार या कोई एक पक्षकार के विकल्प पर विवाह अमान्य होगा। अगर बालक बालिका, अगर अगर वयस्क हो गए हैं तो कोई भी अगर एक जाके अगर दाखिल कर दे तो अमान्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए अवयस्क है, दाखिल करने के समय दोनों ही अवयस्क है, उस स्थिति में याचिका कौन दायर कर सकता है? या तो माता पिता, उसके संरक्षक, या न्याय मित्र, कोई वकील, या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से किया जा सकता है। और जो 2 साल वाला बताया था वही है, नोट करके लिख लीजिएगा। याचिका किसी भी समय, किंतु याची मतलब होता है जो याचिका कर रहा है, याची के वयस्कता के 2 वर्ष के भीतर ही दाखिल की जा सकती है। समझ रहे हैं? याद रखिए, वयस्क हुए उसको 2 साल हो जाना चाहिए, उसके बाद उसको दाखिल नहीं कर सकते। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत धारा 4 है, अच्छे से समझिए। धारा 4 ये बोलते हैं कि मान लीजिए बाल विवाह आप अमान्य घोषित कर दिए, ठीक है, बाल विवाह को क्या कर दिया गया? अमान्य घोषित कर दिया गया। अब यहां पर उसके जो अभी पति और पत्नी में अब हम समझते हैं, भाई बाल विवाह होने हुआ तो, लेकिन पति और पत्नी ही तो कहलाएंगे। देखिए पति और पत्नी वाली समझते हैं। अब मान लीजिए अमान्य हो गया। अमान्य हो जाने के बाद अब पत्नी का भरण पोषण कैसे होगा? भरण पोषण कैसे किया जाएगा? समझिए, तो देखिए अगर मान लीजिए वयस्क हो गया है लड़का, मतलब अमान्य हो गया शादी, और लड़का अगर वयस्क हो गया है, अब दोनों की शादी को तो भाई टूट जाएगा क्योंकि बाल विवाह में हुआ था। अब अगर लड़का जो है, शादी जो है टूट गया है, दोनों का बाल विवाह टूट गया और लड़का जो हो गया है वो वयस्क हो गया है, तो लड़का इसको क्या करेगा? पति क्या करेगा? उसको वयस्क हो जाने पर याद रखिएगा, पति स्वयं उसको भरण पोषण के लिए उसको जो भी जिला न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जाएगा वो उनको देगा पति। लेकिन अगर दोनों क्या है? अवयस्क है। अगर दोनों अवयस्क है, या बोल सकते हैं पति अगर अवयस्क है, अभी भी वो बालक ही है, उस स्थिति में जो पति है, जो लड़का है, याद रखिएगा, उसके माता पिता, जिसको आप क्या बोलते हैं? संरक्षक बोलते हैं ना, माता पिता या संरक्षक क्या करेंगे? लड़की के भरण पोषण के लिए या पुनर्वास के लिए उनको जो भी जिला न्यायालय तय करेगी वो उनको दिया जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझिएगा। और ये जो देंगे, जो माता पिता या जो लड़का अगर वयस्क हो गया वो देंगे, वो जिला न्यायालय के आदेश पर या तो मासिक
हर माह कुछ कुछ उसको देगा, या तो एक मुश्त कुछ देगा। एक मुश्त मतलब हो सकता है कुछ एक ही बार में कुछ पैसा दे दे, या हर महीने उसके भरण पोषण में दे दे, और तब तक देगा उसको पैसा जब तक उस लड़की का पुनर्विवाह, मतलब बाद में आगे चल के किसी से विवाह ना हो जाए, तब तक इसको दिया जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। वही चीज लिखा हुआ है, देखिए आप क्या लिखा है धारा 4 के अंतर्गत। धारा 3 के तहत निर्णय देते समय जिला न्यायालय विवाह की महिला पक्षकार को विवाह के पुरुष पक्षकार द्वारा, महिला पक्षकार को किसके द्वारा, पुरुष पक्षकार द्वारा, यदि पुरुष अवयस्क है तो माता पिता या संरक्षक द्वारा महिला के पुनर्वास तथा भरण पोषण एवं निवास के लिए प्रबंध का आदेश कर सकेगा। कौन करेगा? जिला न्यायालय। याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, धारा 3, 4 और 5, 3, 4, 5 में जो भी निर्णय दिया जाएगा वो जिला न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो 3 क्या है? 3 अभी आपको बताया था मैं, अगर शादी अधिनियम के आने से पहले या बाद में अगर शादी हुआ होगा तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा। अमान्य कौन करेगा? जिला न्यायालय। पत्नी को भरण पोषण धारा 4 के अंतर्गत देने का कितना देगा, क्या देगा, इसका निर्णय कौन लेगा? जिला न्यायालय। समझ रहे हैं? और अगले धारा है, धारा 5 है, ऐसे बाल विवाह, जो बच्चों का जो बाल विवाह हुआ है, तो बाल विवाह के बाद जो बच्चे हुए हैं तो बच्चों का भी तो भरण पोषण जरूरी है, तो धारा 5 में बताया गया है। समझ रहे हैं? तो वो बच्चों का जो भरण पोषण होगा कितना दिया जाएगा, बच्चे किसके पास रहेंगे, ये भी जिला न्यायालय तय करता है। तो 3, 4, 5 जिला न्यायालय ही निर्णय लेता है। और जिला न्यायालय मतलब कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय। जहां कुटुंब और पारिवारिक न्यायालय नहीं है वहां पर प्रधान सिविल न्यायालय ही वहां पर जिला न्यायालय के पद पर या जिला न्यायालय का कार्य करेगा। समझ रहे हैं? तो ये है, याद रखिएगा आपका क्या, देखिए यही बताऊं, भरण पोषण की राशि का भुगतान मासिक या एक मुश्त किए जाने का आदेश दिया जा सकता है जिला न्यायालय के द्वारा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखिए धारा 5। देखिए धारा 5 क्या है, अभी बताया हूं, देखिए अच्छे से समझिए क्या है। धारा 3 क्या है? धारा 3 है, विवाह के बाद, इस अधिनियम के बाद या पहले अगर शादी हुआ है, बाल विवाह हुआ है, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही है। धारा 4 है, धारा 4 क्या है? लड़की को या बोल सकते हैं पत्नी को, उसकी पत्नी, देखिए मैं शब्द में उलझना मत, पत्नी बोल रहा हूं मैं जानबूझ के, आपको समझ आए इसलिए। पत्नी को भरण पोषण के बारे में बताया गया है, दिया जाएगा लड़के पक्ष के द्वारा। और धारा 5 बताया गया है कि ऐसे बाल विवाह जो हुआ जिसपे बच्चे हुए हैं तो बच्चों के भरण पोषण के लिए, भाई बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के भरण पोषण के लिए कौन इसका भरण पोषण करेगा, या फिर वो अपने पिता के साथ रहेगा बच्चा या अपनी माता के साथ रहेगा, ये निर्धारण, तीनों का निर्धारण कौन करते हैं? जिला न्यायालय के द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं? जिला न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत बाल विवाह से अगर उत्पन्न जो भी संतान है वो ऐसा कहा जाता है कि वो मां के पास ही रहेंगे। ये आपको सबको पता है, अगर कभी भी डिवोर्स का मामला आता है तो बच्चे हमेशा मां के पक्ष में ही जाते हैं। लेकिन इस स्थिति में याद रखें, ये भी मां के पक्ष में ही जाएगा, लेकिन अगर मां जो है वो मानसिक रूप से अगर वो ठीक नहीं है, अगर मानसिक रूप से ठीक नहीं है, या वो अपने बच्चे के भरण पोषण में अगर वो कोई भी रोजगार या बोल सकते हैं आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, या आप सीधा मानिए मानसिक स्थिति उसकी अगर अच्छी नहीं है, इस स्थिति बस में जिला न्यायालय क्या करेगा? उस बच्चे के भरण पोषण के लिए या बच्चे को उसके पिता को दे देगा। समझ रहे हैं? उनके पिता को सौंप दिया जाएगा। क्लियर है? तो जो संतान के हित में हो ऐसा काम करेगा कौन? जिला न्यायालय। तो संतान के हित में अगर ऐसा रहे कि मां के साथ रहना ज्यादा अच्छा तो मां के पक्ष में, और अगर मां मानसिक रूप से अगर कमजोर है तभी उसको पिता के इसमें, मतलब पिता के संरक्षण में रखा जाएगा। क्लियर है? वही चीज बोल रहे हैं। इसके अंतर्गत जिला न्यायालय बाल विवाह से उत्पन्न संतान की अभिरक्षा के लिए इस प्रकार से आदेश कर सकेगा जो संतान के हित में सर्वोत्तम होगा। विवाह के किसी पक्षकार या उनके अवयस्क होने पर, समझिएगा, अगर मान लो अब बच्चे हो गए हैं, अब बच्चे होने के बाद अभी भी अगर केस बच्चे हो, मतलब दोनों अभी भी बालक है और बच्चे हो गए हैं और मामला केस में न्यायालय में चला गया है, अब दोनों अवयस्क हैं, तब कैसे करेंगे? इसी स्थिति में अवयस्क होने पर उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा संतान के भरण पोषण एवं अभिरक्षा का आदेश दिया जाएगा उनको।
मतलब अगर दोनों वयस्क हो गए हैं तब तो माता पिता के पास चले जाएंगे, लेकिन अगर दोनों अभी भी अवयस्क है और बच्चे हो गए हैं, इस स्थिति में उनके माता पिता और जो भी संरक्षक है उनके पास बच्चे के लिए, जो भी बच्चे के संरक्षण के लिए जो भी है वो उनके पास माता पिता संरक्षण के पास उनके चले जाएगा, बच्चों के हित में जो भी कुछ हो वो। क्लियर है? तो ये है आपके धारा 5, अच्छे से समझिए। धारा देखिए 3, 4, 5 तीनों में निर्णय लेने का अधिकार किसको है? जिला न्यायालय को है। अगला देखिए धारा 6, देखिए धारा 6 और धारा 8 7 देखिए जो जो चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बताया हूं। धारा 7 उतना नहीं है। धारा 6 है बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मजता। धर्मजता मतलब होता है मान्यता। मतलब ऐसा नहीं है कि बाल विवाह आपके भारत में मान्य नहीं है। मान लीजिए अगर बाल विवाह हो भी जाए और अगर ऐसी स्थिति में संतान भी हो जाए तो क्या आप उस जो संतान हुए उसको क्या आप अमान्य घोषित कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे जो संतान पैदा हुए हैं बाल विवाह से उनको भी क्या कर दिया जाएगा? मान्य किया जाएगा। और मान्यता को ही क्या बोला जाता है? धर्मजता बोला जाता है। याद रखिएगा, वही चीज बोल रहा हूं मैं। इसके अंतर्गत धारा 3 के तहत विवाह शून्य होने के बाद, विवाह को क्या कर दिए? शून्य कर दिए। होने के बावजूद भी बाल विवाह से उत्पन्न संतान धर्मज संतान ही माना जाएगा, अर्थात उसको मान्य माना जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, अगला देखते हैं धारा 8। धारा 8 क्या है देखिएगा, एक सेकंड। धारा 8 अच्छे से समझिए। धारा 8 क्या है देखिए, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। मैं अभी आपको बताया कि धारा 3, 4, 5 के तहत किसमें अर्जी दिया जाएगा, किसमें याचिका दायर किया जाएगा? जिला न्यायालय में। उसी की बात किस पे कर रहे हैं? धारा 8 में कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिएगा, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं? वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जाएगी। इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत अनुतोष पाने के लिए, ठीक है, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जाएगी। अभी आपको बता चुका हूं पूरा। यह याचिका जहां, अब समझिएगा कहां पर, ऐसे कौन कौन से जिला न्यायालय है जहां पर आप याचिका दायर कर सकते हैं। क्लियर? कहां कहां पर आप याचिका दायर कर सकते हैं, या मतलब जिला न्यायालय नहीं है वहां पर कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय, और वो भी नहीं है तो प्रधान सिविल न्यायालय। तो देखिए पहला, प्रतिवादी या संतान निवास करते हो, ऐसा स्थान जहां पर प्रतिवादी, समझ रहे हैं, जहां पर उसके संतान निवास करते होंगे वहीं पर आप उसी जिला न्यायालय में आप केस कर सकते हो। या जहां विवाह संपन्न हुआ है, जहां पर बाल विवाह हुआ होगा जिस स्थान पर, आप उस स्थान के जिला न्यायालय में जाकर केस कर सकते हो, ये मतलब याचिका लगा सकते हो। तीसरा, जहां दोनों पक्षकार अंतिम बार साथ रहे हो, शादी हो गई जिस स्थान पर, अब 2 साल से कहीं बाहर जाकर रह रहे हो, या एक ही महीना हुआ हो कहीं, अंतिम बार तलाक से अंतिम बार, जिस जगह पर अगर वो अंतिम बार रहे हो वहां की जिला न्यायालय में आप केस कर सकते हो। चौथा, याचिका प्रस्तुत करते समय याची जहां निवास कर रहा हो वहां वो क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? याचिका प्रस्तुत करते समय, मान लीजिए याचिका दे रहे हैं जिस भी जिला न्यायालय में, तो याची जहां पर निवास कर रहे हो, जो आवेदन दे रहे होंगे वो अंतिम रूप से जहां निवास कर रहे हैं वहां पर, याद रखिएगा, उस जिला न्यायालय में आप क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं या फिर याचिका दायर कर सकते हैं। तो इन 4 चीजों को आपको याद रखना है। जिला न्यायालय में तो किया ही जा सकता है, लेकिन कहां कहां के जिला न्यायालय में, ऐसा नहीं कि किसी भी जिला न्यायालय में जाकर कर दीजिए। ठीक, तो इन 4 प्रकारों को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है धारा 9, बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए दंड। इंपॉर्टेंट है, देखिए आप समझिएगा। देखिए इसमें बालक की आयु कितना बताया गया है? बालक की आयु बताया गया है 2। लड़के अगर है तो लड़के की एज बताया गया है 21 से कम, और अगर मान लीजिए लड़की है तो इसका कितना बताया गया है? 18 से कम। ठीक, लेकिन अपराध के लिए, किसी भी प्रकार के अपराध के लिए आपको वयस्क कब माना जाएगा? अपराध के लिए वयस्क कब माना जाएगा? जब आपकी एज 18 या 18 प्लस हो गई हो। तो ऐसा नहीं है कि आप शादी के लिए, बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत अगर आप 21 साल से कम है तो आप बालक है, इस अधिनियम के तहत बस ये आप बालक है। लेकिन अगर आप अपराध करते हैं, अब तो अपराध के लिए आईपीसी के तहत आपको, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा हो गई है तब आपको अपराधी माना जाएगा, और आपके साथ वही ट्रीट होगा जो एक सभी अपराधी के साथ होता है। आप बालक नहीं रहेंगे उस स्थिति में। तो अगर आप मान लीजिए 18 साल के हो गए हैं
या 18 प्लस हुए हैं, 21 के नहीं हुए हैं, और अगर ऐसी स्थिति में आप बाल विवाह कर लेते हैं, समझिएगा, बाल विवाह करते हैं, तो उस स्थिति में लड़के को, याद रखिएगा, पुरुष को 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। समझ रहे हैं? क्लियर है? 2 वर्ष का कठोर कारावास होगा और उसके अलावा 1 लाख का जुर्माना होगा, और उसके अलावा दोनों को क्या किया जाएगा, याद रखिएगा, दोनों हो सकता है, या तो 2 साल का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर है? समझिएगा। अब इस स्थिति में क्या लड़की, मान लीजिए लड़की जो है वो 19 साल की है, मान लीजिएगा लड़की जो है वो 19 साल की है, और लड़की 19 साल की है और ये किसी 20 साल के लड़के से शादी कर ले, लड़के से, ऐसे मैं बोलूं ये भी तो होगा, और मैं बात करूं किसी 17 साल के लड़के से अगर शादी कर ले, या मान लीजिए 19 साल की लड़की है, 17 साल के लड़के से शादी कर ले, तो अगर लड़का 18 साल था तब तो उसको सजा हो जाती थी, लेकिन अभी तो लड़का जो है अपराध, देखिए 17 साल में है, मतलब लड़के को तो सजा हो नहीं सकती, लेकिन लड़की की है जब 18 प्लस है, 19 साल की हो गई है, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या दोनों शादी करेंगे, तो क्या लड़कियों को भी इस अधिनियम के तहत क्या सजा का प्रावधान है? ये आप कमेंट करके बताइए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर लड़के का एज कम है, बालक है लड़का, 18 से ही कम है, और लड़की अगर 18 प्लस है, और अगर लड़के के एज कम है, और अगर दोनों शादी कर ले, तो क्या इस स्थिति में लड़की को भी कठोर कारावास और जुर्माना और या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा? ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, धारा 10, बाल विवाह का अनुष्ठान करने हेतु दंड। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए बाल विवाह हो रहा है, अब किसी पंडित को बुलाया गया, समझिए पंडित को बुलाया गया, अब पंडित क्या करेगा, मान लीजिए बाल विवाह करा दिया, बाल विवाह मतलब उसको पता भी नहीं है कि बाल विवाह हो रहा है, उसको लग रहा है कि एज है 18 और 21 का एज हो चुका है, लेकिन अगर मान लीजिए बाल विवाह हो गया और उसको वो भाई एक गुडविल में कर दिया शादी, पंडित गुडविल में करवा दिया शादी, या कोई भी व्यक्ति अगर मिलकर क्या कर दिए, शादी करवा दिए, बाल विवाह करवा दिए, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा उनको भी 2 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, और या तो दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है? जब तक वो ये सिद्ध ना कर दे, जब तक वो ये सिद्ध ना कर दे कि उतने समय जो ये काम किए, बाल विवाह किए, उतने समय महिला या पुरुष पक्ष के द्वारा, जो बालक पक्ष के द्वारा, लड़के लड़की पक्ष के द्वारा, उनको ये भरोसा नहीं दिलाया गया हो किसी प्रूफ के, रिजल्ट के माध्यम से कि ये बालक या बालिका नहीं है, इनकी एज हो चुकी है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए मान लो एक पंडित है, पंडित आया है शादी करवाने, अब उसको पता चले उसके घर वाले रिजल्ट दिखा दिए, रिजल्ट दिखा दिए हैं, अब रिजल्ट दिखा दिया और ये क्या किया, उसको पता चल गया हाँ भाई ये बालक नहीं है, क्या किया जाए, शादी करवा दिया जाए। तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में शादी करवा देंगे और पता चले कि ये रिजल्ट फर्जी है और इनको क्या हो गया, जेल हो गया, किसको, इसको जेल हो गया, पंडित को। अब पंडित को जेल हो गया तो इनको बताना पड़ेगा कि उस समय वो रिजल्ट दिखाए थे, समझ रहे, अपना खुद सफाई देना पड़ेगा इसके लिए। इसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति बाल विवाह को संपन्न, संचालित या निर्देशित या दुष्प्रेरित करेगा, या जो संपन्न कराएगा, जो संचालित करेगा, निर्देशित करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, जो उसको आगे मतलब उसके लिए व्यवस्था भी करवाएगा, और यह साबित ना कर दे, देखिए यह साबित ना कर दे कि उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार यह विवाह बाल विवाह नहीं है, वही बताया, रिजल्ट से साबित ना कर दे, तब तक के लिए, अगर वो साबित नहीं करेगा तब तक उसको 2 साल के लिए कठोर कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है? यह है धारा 10। अगला देखिए धारा 11। इसमें क्या बोला गया है, अच्छे से आप समझिएगा। देखिए इसमें क्या है, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। आप समझिए वहां पर जो अनुष्ठान करते थे उनको दंड का प्रावधान था, यहां पर समझिए इसके अंतर्गत जहां कोई बालक बाल विवाह करेगा, मान लीजिए देखिए यहां पर एक स्थान है जहां पर क्या हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह यहां पर हो रहा है, बाल विवाह करेगा, वहां उपस्थित ऐसा कोई व्यक्ति जिसके संरक्षक में बाल विवाह हो रहा हो, यहां पर मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, इन 4 व्यक्ति के संरक्षण में ही क्या हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, ठीक है, इन्हीं की देखरेख में
चाहे वह उसके माता पिता के संरक्षण में ही क्यों ना हो रहा हो, माता पिता हो या कोई अन्य प्रकार का संरक्षक हो, समझ रहे हैं, उसका जो गार्जियन है वो हो, या वहां पर विधि पूर्ण कानूनन रूप से कानून या फिर बोल सकते हैं विधि के विरुद्ध, ठीक समझिएगा, कोई संगठन हो या जो एनजीओ हो या जो ऐसा विधि पूर्ण एक संस्था हो जो कानून के द्वारा बनाया गया हो, या एक प्राइवेट निजी संस्था या एनजीओ या उसके माता पिता या उसके जो संरक्षक हो, अगर किसी की भी उपस्थिति में अगर बाल विवाह कार्यक्रम जो है वो अगर कराया जाता है, संपन्न कराया जाता है, तो ऐसे को प्रोत्साहन, ऐसी स्थिति में उसको प्रोत्साहन देने के लिए या जो भी व्यक्ति उसको प्रोत्साहन दे रहा है बाल विवाह को, तो याद रखिएगा ऐसे व्यक्तियों को भी 2 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कुल मिला के मतलब यही है कि चाहे वो लड़का हो, लड़की नहीं, लड़का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जो इसको अनुष्ठान कराएगा, चाहे पंडित हो, चाहे माता पिता हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे उसके दोस्त यार हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे वो सरकारी कोई संस्था हो, कोई भी अगर बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है तो उनको 2 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आप समझिएगा, अगर इसमें इस विवाह में अगर उसकी माता शामिल है संपन्न कराने में, कोई स्त्री शामिल है, तो स्त्री को याद रखेगा कारावास नहीं दिया जाता, स्त्री को कारावास नहीं दिया जाएगा, इनसे केवल और केवल जुर्माना वसूल किया जाएगा, बस। समझ रहे हैं, अच्छे से समझिए। अगर माता पिता शामिल है अनुष्ठान कराने के लिए, शादी कराने के लिए इसमें शामिल है, तो माता को केवल जुर्माना लगेगा और पिता को कठोर कारावास भी हो सकता है। क्लियर, वही बोल रहा हूं, इस धारा के अंतर्गत कोई स्त्री कारावास से दंडित नहीं होगी, केवल जुर्माना लगाया जाएगा। क्लियर है, ठीक। सभी स्थिति में 2 लाख जुर्माना, 1 लाख रुपए, 2 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना और या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है धारा 12, कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। वही अभी मैं आपको बताया हूं कि कौन कौन सी स्थिति में बालक का शून्य हो जाता है। देखिएगा क्या बोल रहे हैं मैं, इसके अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में प्रारंभ से ही ये विवाह क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, प्रारंभ से ही शून्य मान लिया जाएगा, विवाह हुआ ही नहीं है वही से शून्य मान लिया जाएगा, विवाह होते साथ ही। किस स्थिति में, देखिए, यदि विधि पूर्वक संरक्षकता से ले लिया जाता, तो जैसे मान लिया जाए उसके दोनों का विवाह हो गया और अगर उसके माता पिता उसको अपने घर ले गए, विवाह होने के बाद, प्रारंभ विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उसको माता पिता ने संरक्षण दे दिया और उसको अपने घर ले गए, तो इसको प्रारंभ से ही क्या मान लिया जाएगा, इस विवाह को शून्य मान लिया जाएगा। दूसरा, बल उपयोग करके ले जाया जाता है, तो अगर बलपूर्वक बाल विवाह कराया जाए, ऐसी स्थिति में भी उसको क्या मान लिया जाएगा, प्रारंभ से ही शून्य मान लिया जाएगा। विवाह के प्रयोजन के लिए क्रय विक्रय का किया जाना, समझ रहे हैं, अगर विवाह करने समय कोई भी खरीदी बिक्री का काम हुआ हो, समझ रहे हैं, पैसे लेने देने का अगर काम हुआ है, किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय का अगर कार्य हुआ हो बाल विवाह के समय, तो इसको भी प्रारंभ से शून्य मान लिया जाएगा। तो प्रारंभ से शून्य कब मानेंगे, जब उसके संरक्षक या माता पिता के संरक्षकता में उनको ले जाया जाए बाल विवाह के बाद, या बलपूर्वक प्रयोग करके बाल विवाह कराया जाए, या बोल सकते हैं विवाह के प्रयोजन के लिए जो क्रय विक्रय किया जाए, ऐसी स्थिति में इसको प्रारंभ से ही शून्य मान लिया जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका धारा 13, बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाले व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। अब आप समझिएगा व्यादेश क्या, व्यादेश एक्चुअल में व्यादेश क्या होता है समझिएगा। व्यादेश मतलब होता है, एक सेकंड, व्यादेश मतलब होता है स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, ठीक, स्पेशल ऑर्डर जारी करना। आप समझिएगा क्या होता है, बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने के लिए, प्रतिषिद्ध मतलब होता है बाल विवाह को रोकने वाला एक स्पेशल ऑर्डर जारी कर सकता है, कौन, न्यायालय कर सकता है, ठीक, न्यायालय की शक्ति है स्पेशल ऑर्डर जारी करने की। समझिए, इसके अंतर्गत जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो याद रखिए, एक सेकंड, इसके अंतर्गत जो प्रथम वर्ग का, इंपॉर्टेंट है, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। क्लियर, इसके अंतर्गत धारा 13 के अंतर्गत जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो याद रखिएगा, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल और केवल, मैं बता रहा हूं आपको, अच्छे समझिएगा,
3 साल से अधिक की सजा नहीं सुना सकता। ठीक, बस इतना याद रखे, छोड़े क्या होता है उसको छोड़ेगा। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है या महानगर मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, आप समझिएगा, देखिए क्या हो रहा है, समझिए अच्छे से इसको, आप डायग्राम समझिए। देखिए यहां पर एक घर है जहां पर क्या हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, या सामूहिक रूप से हो रहा है या किसी एक का हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो यहां पर इसको रोकने के लिए क्या करेगा, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है वो क्या करेंगे, एक आवेदन देंगे इसको रोकने के लिए, आवेदन देंगे। और किसको देंगे आवेदन, ये देंगे, याद रखिएगा, ये आवेदन देंगे, एक सेकेंड, ये आवेदन देंगे जो प्रथम वर्ग के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको देंगे, या तो महानगर मजिस्ट्रेट को देंगे। इसको आप रोकिए, क्लियर है। अगर किसी स्थान पर बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी आवेदन देगा किसको, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को, और उसी के बाद प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, कि स्पेशल ऑर्डर जारी करेगा। समझिए, देखिए प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर या किसी विश्वसनीय सूचना पर, विश्वसनीय सूचना मतलब किसी भी गोपनीय सूचना पर, हो सकता है उसको फेसबुक के माध्यम से पता चल गया हो या किसी खबरी से पता चल गया हो। ठीक, ऐसी स्थिति पर सुनिश्चित किया जाता है कि अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, ऐसी स्थिति में वही सुनिश्चित करेंगे कि बाल विवाह अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। तो कोई बालक तो देखे करते हुए कोई बाल विवाह तय किया गया है तो उसका अनुष्ठान करने वाला है या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति और संगठनों के विरुद्ध इसे रोकने के लिए आदेश जारी कर सकता है। समझ में आया, नहीं आया होगा, समझिए। देखिए बाल विवाह हो रहा है, यहाँ पर रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक आवेदन दिया, किनको, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को। या पता चले न्यायिक मजिस्ट्रेट को कि यहां पर बाल विवाह हो रहा है, किसी गुप्त सूत्रों से पता चला है, तो इनको यह लगता है कि यह तो अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। इस वजह से क्या किया जाता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्या करता है, इन संगठनों के विरुद्ध, इनके व्यक्तियों के विरुद्ध, जो भी बाल विवाह करा रहे हैं उनके विरुद्ध व्यादेश जारी करता है। व्यादेश मतलब स्पेशल ऑर्डर जारी करता है इसको रोकने के लिए। स्पेशल ऑर्डर कौन जारी करेगा, व्यादेश कौन जारी करता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, व्यादेश जारी करने की शक्ति केवल और केवल प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को या महानगर मजिस्ट्रेट को है। ठीक, या तो स्वयं से जारी कर सकता है अपने स्वविवेक से अगर उसको लगे तो, या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर कर सकता है, व्यादेश जारी कर देगा। प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट किसी विश्वसनीय रिपोर्ट पर, देखिए किसी विश्वसनीय रिपोर्ट की या सूचना के आधार पर भी स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। वह भी आपको बताया हूं, या तो स्वप्रेरणा से या किसी खबरी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर उसको पता चल रहा है कि किसी स्थान पर बाल विवाह हो रहा है तो वो क्या करेगा, स्वप्रेरणा से क्या निकाल सकता है, संज्ञान ले सकेगा और एक व्यादेश या स्पेशल ऑर्डर निकाल सकता है। ठीक, तीसरा अगर आप देखेंगे, जो कोई भी इस अवज्ञा मतलब होता है जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। समझ रहे हैं, इसमें भी सेम है। अगर व्यादेश का उल्लंघन करते तो जैसे देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए आप बोले अक्ति का समय है, अक्षय तृतीया, उस समय भर भर के बाल विवाह होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय बाल विवाह का केस होता है। ऐसी स्थिति में जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट है या जो महानगर मजिस्ट्रेट है वो जिला न्यायालय को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के जैसा पावर दे देता है। ठीक है, क्योंकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का मुख्य काम क्या है, बाल विवाह को रोकना। इसी वजह से जो जिला न्यायालय को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के तौर पे शक्तियां दे दी जाती है कि आप क्या कीजिए, आज के समय में ऐसे दिन जहां पर बाल विवाह बहुत ज्यादा होगा, सबको पता है जहां कब कब होता है, ऐसी स्थिति में रोकने के लिए पूरा का पूरा पावर दे दिया जाता है। क्लियर है। ठीक, तो ये तो रहा, याद रखिएगा, आपका धारा 13। अब हम देखते हैं धारा 14। धारा 14 है व्यादेश के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। ठीक है, व्यादेश के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। देखिए अभी क्या बोल रहा है,
धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश या स्पेशल ऑर्डर निकालने की शक्ति किसकी है? वो है आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो, या तो आपका महानगर मजिस्ट्रेट। अगर इसके बाद वो क्या कर देता है, व्यादेश जारी कर देते हैं कि बाल विवाह नहीं होगा, और उसके बाद भी अगर बाल विवाह हो जाए तो ऐसे विवाह को प्रारंभ से ही क्या मान लिया जाएगा, प्रारंभ से ही शून्य मान लिया जाता है। मतलब उस विवाह का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यदि धारा 13 के अंतर्गत जारी किए गए व्यादेशों का उल्लंघन करते हुए कोई बाल विवाह अनुष्ठान होता है तो वह प्रारंभ से ही शून्य मान लिया जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला देखिए, धारा 15 है अपराधों का संज्ञेय एवं अजमानतीय होना। देखिए, संज्ञेय मतलब होता है बिना वारंट के, बिना वारंट के। जैसे आप एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए 420 के केस के लिए आप गए हो, कोई भी केस के लिए अगर आप गए हो तो पहले वारंट जारी किया जाता है, और वारंट जारी करने के बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बाल विवाह के केस में, तो मान लीजिए मैं बोलूं कि बाल विवाह एक जगह पर हो रहा है, एक स्थान पर बाल विवाह हो रहा है, अब उसके लिए पहले वारंट जारी किया जाएगा क्या? नहीं, तत्काल क्या किया जाएगा, वैसे व्यक्ति जो इस बाल विवाह में शामिल है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना वारंट जारी किए। और अगर प्रूफ हो जाए तो गैर जमानती होता है, 2 साल तक कोई उसको जमानत नहीं है। याद रखिएगा, गैर जमानती है, याद रखिएगा, अजमानती होना चाहिए, याद रखिए, गैर जमानती अजमानती वही है। संज्ञेय मतलब होता है बिना वारंट के। तो ऐसे अगर कोई दंडनीय अपराध करते हैं तो उनको बिना वारंट के क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि गैर जमानती या फिर अजमानती होगा। वही लिखा है, इस अधिनियम के दिन समस्त दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला देखते हैं, धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ठीक, अभी एक सेकंड, अभी देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य, अभी बताया था मैं पहले ही शुरुआत में बताया था, इसको रोकने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगी अपने राज्य में, या किसी राज्य के किसी क्षेत्र में, हर जिले में भी कर सकते हैं। देखिएगा, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या किसी एक भाग के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, तथा इसकी सहायता के लिए, भाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का काम क्या है, बाल विवाह को रोकना, मेनली इसका काम क्या है, बाल विवाह को रोकना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या ये अकेले रोक पाएगा, क्या अकेले इनको पता चल पाएगा क्या? नहीं। तो याद रखिएगा, इस अधिनियम में लिखा हुआ है, जो समाज के जो सम्मानीय सदस्य हैं, जो संगठन है, जो प्राइवेट संगठन है, जो विख्यात समाज सेवी है, वो इस बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की क्या करे, मदद करे। समझ रहे हैं? और सबसे क्या बोले, और इनकी सहायता के लिए क्षेत्र के सम्मानीय सदस्य, विख्यात समाज सेवी और गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे क्या, कि आप इनकी सहायता कीजिए, अधिकारी की सहायता कीजिए। ठीक, अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। एक सेकंड, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां दे सकती है जो अधिनियम द्वारा राजपत्र निर्दिष्ट की गई है, जिसमें बाल विवाह के अनुष्ठानों का निवारण कर सके तथा अभियोजन के लिए साक्ष्य इकट्ठा कर सके। कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि इस अधिनियम में ये लिखा गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जैसे एक पुलिस का क्या काम रहता है, पूरे के पूरे उसके सर्च करना, जितने भी तथ्य उसको इकट्ठा करना, वैसे इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि जो राज्य के अंतर्गत जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, उनको राज्य सरकार क्या करेगी, पुलिस अधिकारी का, देखिए, पुलिस अधिकारी की शक्तियां दे देंगी। ठीक, पुलिस अधिकारी की शक्तियां रहती है, और कैसे दिया जाता है, दे सकेगी, जो अधिसूचना द्वारा राजपत्र निर्दिष्ट की गई हो, अर्थात राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इनको क्या किया जाएगा, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है उनको पुलिस अधिकारी की शक्तियां दे दी जाएगी। क्यों दे दी जाएगी? क्योंकि जो भी अनुष्ठान हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए, और इसके साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए। समझ रहे हैं? तो इस अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचना के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी के जैसी समान शक्तियां दे दी जाएगी, जिससे वे बाल विवाह का निवारण कर सके, उसको दूर कर सके, उसको रोक सके, और उसके लिए तथ्य इकट्ठा कर सके। क्लियर है? यह है आपका धारा 16। अब देखते हैं हम धारा 17 पर, थोड़ा सा और बचा है,
धारा 17, 18, 19, 20, 21 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ही याद रखिए। देखिए धारा क्या है ये, एक सेकेंड, देखिए अगला है धारा 17, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा। अभी आपको बताया था मैं, धारा 17 में इसको लोक सेवक कहा गया, बताया था सबसे पहले बताया था। तो धारा 17 में कहा गया है, धारा 17 में उल्लेखित है कि लोक सेवा होगा। लेकिन आईपीसी याद रखिएगा, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की, इसमें धारा अलग अलग रहता है ना, धारा 21 में इसी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को क्या कहा गया है, लोक सेवक कहा गया है, पब्लिक सर्वेंट। और इसी को जो धारा 21 में इसको जो लोक सेवक कहा गया है, इसके इस अधिनियम की किस धारा में बताया गया है, धारा 17 में बताया गया है। इसके बारे में क्लियर है, अच्छे से समझिएगा। तो लोक सेवक होगा जो कौन से धारा में बताया गया, धारा 17 में। और किसमें इसको कहा गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में इसको लोक सेवक माना गया है। क्लियर। अगला देखिए धारा 18, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो भी काम करेंगे इसको बाल विवाह को दूर करने के लिए, इसको निवारण करने के लिए, तो इसके लिए कुछ भी अगर उनके द्वारा काम किया जाएगा तो उनको याद रखिएगा कानून से उनको संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं कि रोकने के लिए कुछ काम कर रहे हैं और जाके आप उसी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के ऊपर ही केस कर दिए। उनको कानूनन उनको क्या मिला है, संरक्षण मिला हुआ है कि वो इसको रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई को सद्भावपूर्ण कार्रवाई समझा जाएगा, अर्थात बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्लियर है। अगला है बाल विवाह बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। अभी मैं शुरुआत में बताया था, बाल विवाह को राज्य सरकार अपने अपने स्थान पर क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से लागू करेंगे। और इसके लिए नियम शर्त जो भी है, देखिए नियम बनाने की शक्ति भी कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। क्लियर है, राज्य सरकार के द्वारा ही नियम बनाया जाएगा। लेकिन जब भी अधिनियम को लागू करने के लिए जब भी कोई नियम बनाएगी तो उसको यथाशीघ्र अपने राज्य के विधानमंडल में उसको रखा जाएगा कि हम ये नियम बना रहे हैं, तो यथाशीघ्र ही उसको राज्य के विधानमंडल में रख दिया जाएगा। क्लियर है। तो ये तो रहा पूरा का पूरा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम डिटेल में। इससे बाहर देखिए, इससे मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा। अब आपको कीवर्ड क्या क्या याद रखना है, समझिए। सजा का प्रावधान याद रखिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी की बात कर रहा हूं, 2 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है। धारा 3, शादी से पहले मतलब अधिनियम से पहले या बाद में शादी हुआ हो, 0 हो जाएगा। धारा 4, जो पत्नी है उसका भरण पोषण। और धारा 5, जो संतान पैदा हुआ है उसका भरण पोषण, मतलब वो किसके पास रहेगा। तीनों के लिए निर्णय कौन लेगा, जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय कौन होगा, कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय, और वो ना हो तो प्रधान सिविल न्यायालय। और इसी जिला न्यायालय के बारे में किसमें बताया गया, धारा 8 में बताया गया है। और कहां कहां के जिला न्यायालय में भी आप इसको केस कर सकते हो, वही धारा 8 में बताया गया है। क्लियर है। तो इन्हीं कीवर्ड को आपको याद रखना है। याद रखिएगा, वर्तमान में पांडिचेरी को छोड़ समस्त भारत में इसको लागू कर दिया गया है। आ रहा है समझ में। तो ये रहे आपके इसके रिलेटेड, इससे वाद विवाद को मैं लेकर आऊंगा, एमसीक्यू में लेकर आऊंगा, इसको यहां नहीं बताऊंगा। एमसीक्यू में एक आध दो तथ्य और लेकर आएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।